Hello and welcome to Kempfi. Myself आफ्ताब पाशा खान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट करने वाले हैं। आई होप आप सबने पार्ट 1 देख लिया होगा। आज हम पार्ट 2 की स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्लास के और जितने भी लेक्चर्स हमारे होते हैं उसके नोट्स के लिए कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप है। उस टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। उससे आपको हमारे जितने भी नोट्स हैं वो आपको मिल पाएंगे, ठीक है। सो पार्ट 1 में हम कहाँ तक आ गए थे? हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम तक की बात की थी। हमने ये देखा था कि यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट्स क्या होती है। हमने इंटरनेशनल सिस्टम्स को जाना यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में। फिर हमने ये देखा कि 3 तरह के सिस्टम होते हैं, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। और जो करेंटली एक्सेप्टेड है वो है SI सिस्टम। हमने ये देखा कि कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती है। तो हमने देखा देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मूल। फिर हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ देखी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। फिर हमने बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी देखी। आज की क्लास में हम जो है हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट करने वाले, जहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो अगर हम बात करें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टाइम में हमने मेजरमेंट ऑफ टाइम तक बात कर ली थी कि किस तरह से यूनिट्स आई और मेजरमेंट आई। अब हम देखेंगे कि कुछ टर्म्स और बहुत कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड। आज की क्लास में अभी जो ये टॉपिक है हम पढ़ने वाले एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन क्या होता है वो देखेंगे। और जितने भी एरर्स होते हैं, जब हम कोई वैल्यू को मेज़र करते हैं तो कोई ना कोई एरर्स आते हैं, तो एरर्स क्या होते हैं हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो एरर की अगर हम बात करें, एरर क्या होता है? एरर क्या होता है? जैसे मान लो जैसे ये जो पेन है इसके लेंथ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और मैंने 5 स्टूडेंट्स लाए और मैं बोला तुम सब क्या करो, इस पेन का मेज़रमेंट लो। क्या करो, इस पेन का मेज़रमेंट करो, ठीक है। तो मुझे पता है इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब जो स्टूडेंट A है उसने मेज़र करा कितना, 9.5 सेंटीमीटर। उसका आंसर आ रहा कि ये कितना है, 9.5 सेंटीमीटर है। फिर स्टूडेंट B आया, मैंने उससे पूछा कि इसका मेज़रमेंट क्या आया तुम्हारी स्केल से, तो उसने बोला कि मेरा आ रहा है 9.8 सेंटीमीटर, ओके। मैंने स्टूडेंट C से पूछा, मैंने कहा तुम्हारा मेज़र वैल्यू क्या रही, तुमने मेज़र किया तो तुम्हारी वैल्यू क्या रही, उसने कहा 11.2। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो पहले वाली का कितना आया, 9.5। 0.5 से कम है इसका, मतलब 0.5 का एरर है। दूसरे का 9.8 आया तो 0.2 का एरर है। एक का तो 11.2 आया तो 1.2 का एरर है। मतलब ट्रू वैल्यू से डेविएट होना इज एरर। सो एरर अगर आपको कोई पूछे एरर क्या होता है, एरर का मतलब है ट्रू वैल्यू से डेविएट करना, है कि नहीं। The result of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty and that uncertainty is what is error. Okay? एरर समझ गए आप? एरर क्या होता है, किसी भी मतलब एरर हो जाना, ट्रू वैल्यू से हट के कुछ और वैल्यू आना, कितने का एरर हो रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ एरर। अब हम आ जाते हैं एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या आता है, आइए वो समझते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में आपके NCERT में देखे रखा हुआ है दैट एक सर्टेन लेंथ है और उसकी जो ट्रू वैल्यू है
वो इतनी है 3.678 सेंटीमीटर। मान लो वो जो लेंथ है वो यही है, इसकी लेंथ की वैल्यू कितनी है 3.678 सेंटीमीटर मान लो। इसके लेंथ की वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू कितनी है 3.678 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने दो इंस्ट्रूमेंट लिए टू मेजर द लेंथ। आई हैव टेकन 2 इंस्ट्रूमेंट टू मेजर दिस लेंथ। तो मेरा इंस्ट्रूमेंट है एक ए, आई हैव इंस्ट्रूमेंट ए, एक है इंस्ट्रूमेंट ए और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है बी। ओके, सो इंस्ट्रूमेंट ए की अगर हम बात करें, सो ए इज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बी इज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो ए इंस्ट्रूमेंट है ना, इसका जो रिजोल्यूशन पावर है वो 0.1 सेंटीमीटर है। जो ये बी इंस्ट्रूमेंट है ना, इसका जो रिजोल्यूशन है वो है 0.01। व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन का मतलब है दैट कम से कम ये कितना मेज़र कर सकता है। रिजोल्यूशन मतलब कम से कम ये कितना मेज़र कर सकता है। रिजोल्यूशन इसकी 0.1, इसकी है 0.01, तो इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा हुआ बी का। बी जो है, बी का जो रिजोल्यूशन है वो ज़्यादा है, देखो 0.01 ग्रेटर रिजोल्यूशन, और ये सिर्फ 0.1, तो इसका रिजोल्यूशन कंपैरेटिवली बी से कम है और बी का कंपैरिजन टू ए ज़्यादा है। ये समझ गए आप? रुको हाँ, थोड़ा जूम करके आपको पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा दिखेगा। ओके, रिजोल्यूशन का मतलब समझ गए आप, ठीक है। ये जो हमारी ट्रू वैल्यू आई है कितने डिजिट में? 4 डिजिट में, 3.678। ये जो ए इंस्ट्रूमेंट है ये कितने डिजिट तक मेज़र कर सकता है? 0.1, 2 डिजिट, 1 2। तो जब हमने ए इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया तो हमारा आंसर आया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और जब हमने बी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया तो इसका रिजोल्यूशन क्या है? 0.01। तो ये कितने नंबर तक मेज़र कर सकते हैं? 3 डिजिट तक, 1 2 3। तो जब हमने इससे मेज़र किया बी वाले से तो इसका आंसर आया 3.38 और इसका आंसर आया 3.5, 3.38, 3.5। सो हमारा आंसर है 3.678, वैल्यू आ रही है 3.5 एंड 3.38, ठीक है। तो हम यह लिख लेते हैं, हमारा जो हमारी रियल वैल्यू है वो है 3.678। अच्छा, 3.678 से नियर कौन कौन है? 3.678 से नियर कौन सा है? ये वाला। 3.38 नियर नहीं है। 3.5 3.678 से नियर वैल्यू है। 3.6 से ये 78 छोड़ो, 3.6 से करीब 3.5 होगा 3.3 के कंपैरिजन में। सो 3.5 जो है वो क्लोज़र है, ठीक है। और 3.38 3.67 से पहले आता है कि बाद में? पहले, 3.5 से भी पहले, तो 3.38। सो सबसे क्लोज्ड वैल्यू कौन सी है? 3.5 इसके क्लोज है या 3.3 इसके क्लोज है? आप खुद बताओ। 3.5 इस वैल्यू से क्लोज्ड है, इससे क्लोज्ड है 3.5। तो जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो वाली मेजर्ड वैल्यू जो ट्रू वैल्यू से क्लोज है उसे हम मोर एक्यूरेट कहेंगे। मोर एक्यूरेट विल बी द वन हु इज़ मोर क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा क्लोज है उसे हम कहेंगे मोस्ट एक्यूरेट। तो इन दोनों में से एक्यूरेट कौन सा है? ऑब्वियसली 3.5 इज़ मोर एक्यूरेट देन दिस 3.38। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि आप ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है, आप ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है। चलो अब हम आ जाते हैं प्रिसीजन में। प्रिसीजन का एक सीधा बताओ, प्रिसीजन का मतलब आप कितना छोटा से छोटा गिन सकते हैं।
ये 1 2 3 4 में है, बहुत इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है, इसका रिजोल्यूशन कम है, 3 डिजिट, इसका रिजोल्यूशन सबसे कम है। तो बारीक से बारीक 3.0000123 ऐसा, मतलब जितना पॉइंट के बाद नंबर रहेंगे मतलब उतना ही ज़्यादा रिजोल्यूशन। मतलब प्रिसीजन का एक सीधा सीधा फॉर्मूला, बात बताओ प्रिसीजन का मतलब क्या है। साधारण शब्दों में प्रिसीजन का मतलब है छोटे से छोटा मेज़र करना। प्रिसीजन का मतलब क्या है? प्रिसीजन का मतलब है छोटे से छोटा मेज़र करना, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में फ़र्क समझ गए। एक्यूरेसी मतलब ट्रू वैल्यू से आप कितना क्लोज है, प्रिसीजन मतलब आप छोटे से छोटा कितना मेज़र कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका रिजोल्यूशन ज़्यादा उसका प्रिसीजन ज़्यादा, जिसका रिजोल्यूशन ज़्यादा उसका प्रिसीजन ज़्यादा। जी हाँ, तो मैंने आपको इस एग्जांपल से समझा दिया, नहीं समझ आया तो फिर से रिपीट कर देना, हमने अच्छा खासा इस पर टाइम दिया है। ओके, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको एक्यूरेसी समझा दिया, प्रिसीजन समझा दिया और एरर्स भी समझा दिया, ठीक है। अब आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है एरर्स। कितने तरह के एरर्स होते हैं? 2 होते। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, रुको हाँ, एरर्स जो होते हैं, एरर जो होते हैं, एरर एरर 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर, एक होता है हमारे पास सिस्टेमैटिक एरर, सिस्टेमैटिक एरर, ठीक है। एक होता है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर, 1 सेकेंड ना, थोड़ा सा हम इसे छोटा कर लेते हैं। एक होते हैं सिस्टमैटिक एरर और एक होता है हमारे पास रैंडम एरर। एक होता है हमारे पास रैंडम एरर, ओके। एक होगा सिस्टमैटिक एरर और दूसरे होगा हमारे पास रैंडम एरर, ठीक है। एक होगा सिस्टमैटिक एरर और एक होगा हमारे पास रैंडम एरर, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर क्यों होता है और रैंडम एरर क्यों होता है, आइए देखते हैं। एक एक से बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर के बारे में, और सिस्टमैटिक एरर में कौन से एरर्स जो होते हैं सिस्टमैटिक होते हैं, किन तरह के एरर रैंडम होते हैं और किन किन तरह के एरर्स जो होते हैं सिस्टमैटिक होते हैं। 2 तरह के एरर होते हैं, समझ गए। एक होते हैं सिस्टमैटिक एरर और एक होता है हमारे पास रैंडम एरर, ओके। चलो, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है वो देखते हैं पहले। इसकी डेफिनेशन है ये, फटाक से पढ़ते क्या है। Systematic errors. The systematic errors are those errors that tend to be in one direction, either positive or negative. Some of the sources of systematic errors are. देखो, systematic errors जो होते हैं वो एक systematic way में error करते हैं। systematic error एक systematic way में जो है error करते हैं। सिस्टमैटिक एरर जो होते हैं वो कई कारणों के कारण होते हैं। हो सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहे हो सकता है इम्परफेक्ट टेक्निक के कारण हो सकता है किसी पर्सनल एरर के कारण हो रहे हो। मतलब सिस्टमैटिक एरर 3 रीजंस के कारण हो सकता है। देयर मे बी 3 रीजंस बिहाइंड द सिस्टमैटिक एरर्स। इंस्ट्रूमेंट के कारण, ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक, एंड द थर्ड वन इज पर्सनल एरर, आपकी पर्सनल एरर के कारण हो सकता है। देखो, इंस्ट्रूमेंट एरर की वजह से कैसा, एक आपको सिंपल सा डे टू डे लाइफ एग्जांपल में नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। रुको, वाइट स्लाइड लेंगे थोड़ा सा आपको। जैसे मान लो मेरे पास एक, आप जाते हो ग्रोसरी शॉप, है कि नहीं, आप बोलते हो कि मुझे 1 kg राइस चाहिए,
मुझे 2 kgs जो है दाल चाहिए, मुझे हाफ kg शुगर चाहिए, ऐसा बोलते हो जाके ग्रोसरी में। तो वो जो वेट है वो किससे करता है, जो वेट मशीन होती है जिस पे वो रखता है जो भी हमें चाहिए, उसमें लिख के आता है हमारे पास कितना वेट है क्या है। मान लो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट की मशीन है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो है हमारी इंस्ट्रूमेंट की मशीन है, इसके थोड़े से हम स्टैंड बना देते ताकि जो है अच्छा लगे दिखने में, ठीक है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट मशीन है कि नहीं, ये वेट मशीन है। यहाँ पे एक डिस्क आता है, यहाँ पे बाप रे, यहाँ पे जो है एक स्लाइड सी होती है ना, 1 सेकेंड ना, इस तरह की कुछ स्क्रीन डिस्प्ले होती है जहाँ पे आपको वेट लिख के आता है। मान लो इस इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, मैं इंस्ट्रूमेंटल एरर का एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो ये जो वेट मशीन है इसमें प्रॉब्लम है। ये क्या करता है, जैसे अगर आप 1 किलो का सामान रखते हो, 1 केजी का सामान रखते हो, 1 केजी क्या होता है, 1000 ग्राम। इतने तो गणित सबको ही आता होगा, नहीं तो ये भी सिखाओ, नहीं ना। तो 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। मान लो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है, इसमें जो है नेगेटिव एरर है। सुनते जाइए आप बस, इस इंस्ट्रूमेंट में जो है नेगेटिव एरर है, इस इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर क्या है, मतलब नेगेटिव एरर कितने का, नेगेटिव एरर है इसमें, मान लो हाफ केजी का, हाफ केजी का इसमें एरर है। हाफ केजी भी छोड़ो, 1 केजी का ही एरर है इसमें 1 केजी का एरर है, नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर है 1 केजी का। 1 केजी का मतलब, नेगेटिव एरर का मतलब, जैसे मान लो अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट में जो है एक 10 किलो का जो है 10 किलो राइस में रखता हूँ, ठीक है, 10 किलो चावल में इस इंस्ट्रूमेंट में रखता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है इसका वेट 10 केजी है। जब मैं इस इंस्ट्रूमेंट में, इस वेइंग मशीन में जब मैं इस 10 केजी राइस को रखता हूँ तो वैल्यू क्या लिख के आती है, वैल्यू लिख के आती है 9 केजी। है 10 किलो चावल, बट लिख के क्या आ रहा कि 9 किलो चावल है, मतलब 1 किलो कम बताता है ये। अगर मैं 12 किलो रखता हूँ तो लिख के क्या आएगा कि 11 किलो है। 13 किलो रखता हूँ तो क्या लिख के आता, 14 किलो है। 100 किलो रखूँगा तो क्या लिख के आएगा कि 99 किलो है। मतलब 1 किलो हमेशा ये ट्रू वैल्यू से कम बताता है। 1 किलो जो है ये ट्रू वैल्यू से कम बताता है। इसे ही हम कहते हैं नेगेटिव एरर। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं नेगेटिव एरर। तो ये हमारी होगी सिचुएशन ए। मैं थोड़ा सा इसको, सिचुएशन ए समझ गए आप लोग। ये मेरा मशीन था और ये है, ये थी मेरे पास सिचुएशन ए। सिचुएशन ए आप लोग समझ गए। चलो आ जाते सिचुएशन बी पे। मान लो जो हमने वेइंग मशीन है जो वेट गिनेगी, तो उसमें जो एरर है वो अब नेगेटिव एरर नहीं है। उसमें जो एरर है वो नेगेटिव एरर नहीं है, इसमें जो है पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर कितने का पॉजिटिव एरर है, मान लो 2 किलो का पॉजिटिव एरर है इसमें। पॉजिटिव एरर का मतलब क्या है, जैसे मान लो मुझे पता है कि मेरा जो सामान है, मेरा, अब फिर से वही राइस का एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं 20 केजी राइस लेता हूँ। कितने, 20 केजी राइस लेता हूँ, है कि नहीं, 20 केजी राइस लेता हूँ। तो 20 केजी राइस, मुझे तो पता है कि इसका वज़न 20 केजी है, बट मैं जब उस इंस्ट्रूमेंट पे जब रखूँगा तो लिख के क्या आएगा, दैट इट इज़ 18 केजी। तो 2 किलो का नहीं 18 केजी नहीं, पॉजिटिव एरर है ना,
तो 22 kg लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा? 22 kg। जैसे मान लो अगर मेरे पास 35 kg राइस है, तो जब मैं उसे मशीन में रखूँगा तो क्या लिख के आएगा कि 37 kg राइस है। तो चीज़ें बढ़ा के जो है दिखाई जाएगी। तो इस इंस्ट्रूमेंट को तो हमें करेक्ट करना पड़ेगा। जब भी नेगेटिव एरर होता है ना, तो हमें पॉजिटिव करेक्शन करनी होती है। तो हमें क्वेश्चन आ सकता है कि किस टाइप की करेक्शन होगी। अगर नेगेटिव है, नेगेटिव एरर है, तो पॉजिटिव करेक्शन करनी होगी। कैसी करेक्शन? पॉजिटिव करेक्शन करनी होगी। ओके। और मान लो अगर आपके पास पॉजिटिव एरर है, अगर मान लो आपके पास पॉजिटिव एरर हो, तो आप जो है कैसी करेक्शन करोगे? नेगेटिव करेक्शन करोगे। कैसी करेक्शन करोगे? नेगेटिव करेक्शन करोगे। ठीक है। अब ये हमने जो है ये सब जो कचरा किया है ये सब स्लाइड में, इससे आप ज़रूर समझ गए होगे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी प्रॉपर स्लाइड पे। ओके। सिस्टमैटिक एरर पड़ा है कि नहीं? हाँ। और इंस्ट्रूमेंट ये देखो कितना सिस्टमैटिकली हो रहा है। 20 है तो 22, 35 है तो 37, 10 है तो 9, मतलब सिस्टमैटिकली। 9 है तो 8, 7 है तो 8, 7 है तो 6, 6 है तो 5। सिस्टमैटिकली जो है एरर्स आ रहे हैं। हमें पता है कि इसमें एरर और सिस्टमैटिकली एरर हो रहे हैं। ओके। तो सिस्टमैटिक एरर आप समझ गए, उसका एक एग्जांपल है इंस्ट्रूमेंट एरर। एक और एग्जांपल जो मैंने आपको इसमें कराया है, एक है एम मीटर का, है कि नहीं? यहाँ पर एम मीटर का एग्जांपल मैंने नोट्स में लिखा है। एम मीटर क्या करता है? करंट को मेज़र करता है। तो जैसे मान लो उस एम मीटर में ज़ीरो एरर हो। ज़ीरो एरर मतलब एरर है ही नहीं। तो एरर है ही नहीं मतलब जैसे मान लो अगर मेरे पास एक्चुअल में करंट है ही नहीं, तो जो काटा है इसका जो भी है वो आपको ज़ीरो ही बताएंगे। मतलब करंट ज़ीरो है तो करंट ज़ीरो ही बताएगा। तो ऐसा एरर ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर मतलब मैंने ये यहाँ जो बताया ना, ये नेगेटिव एरर नहीं होगा, ये होगा नेगेटिव ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर है कि नहीं? और ये होगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर, है कि नहीं? ज़ीरो एरर बोलते हैं हम इसे। ठीक है। सो नेगेटिव ज़ीरो एरर और पॉजिटिव ज़ीरो एरर। सो पॉजिटिव ज़ीरो एरर मतलब जब करंट ज़ीरो था, तो करंट ज़ीरो होने पे भी ये क्या बता रहा है आपको? 5 एम्पियर बता रहा है। नेगेटिव ज़ीरो एरर मतलब जब करंट ज़ीरो है तब आपको ये 5 एम्पियर से वैल्यू कम बता रहा है। तो इसमें करेक्शन कैसी करनी पड़ेगी? पॉजिटिव एरर पे नेगेटिव करेक्शन, नेगेटिव एरर में पॉजिटिव करेक्शन, ज़ीरो एरर में कोई करेक्शन नहीं। ठीक है। इम्परफेक्ट टेक्निक मतलब क्या? इम्परफेक्ट टेक्निक बोले तो जैसे मान लो इसका क्या एग्जांपल दूँ तुम्हारे को? इसका एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को दूँ, इम्परफेक्ट टेक्निक, अगर आपको कोई मेज़रमेंट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आप हमेशा स्केल गलत पकड़ते हो, हमेशा हमेशा, और हमेशा आपकी वैल्यू जो है 9 सेंटीमीटर आएगी, तो ये हो गया हमारे पास इम्परफेक्ट टेक्निक। जैसे मान लो आपने किया 20 सेंटीमीटर रियल वैल्यू, और आप हमेशा मेज़र क्या कर रहे हो उसे 19 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर दिया हो तो आप हमेशा उसको मेज़र क्या कर रहे हो? 39 सेंटीमीटर। तो ये आपकी इम्परफेक्ट टेक्निक जो आपने इस्तेमाल की उसके कारण ही सिस्टमेटिकली एरर्स आ रहे हैं। तो इम्परफेक्ट टेक्निक एक सिस्टमेटिक एरर है, इंस्ट्रूमेंट एरर एक सिस्टमेटिक एरर है, पर्सनल एरर भी एक सिस्टमेटिक एरर ही है। पर्सनल एरर जैसे मान लो, पर्सनल एरर मतलब क्या कि ये एक इंसान की वजह से हो रहा है, मतलब ना ये इंस्ट्रूमेंट की गलती है ना ये टेक्निक की वजह से हो रहा है, ये आप जो मेज़र कर रहा है, जो भी एक्सपेरिमेंट जो भी परफॉर्म कर रहा है उसकी पर्सनल गलती के कारण ही सिस्टमेटिकली एरर आ रहे हैं। तो पर्सनल एरर ये हो गया, है कि नहीं? उसकी वजह से जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसकी वजह से एरर आ रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ पर्सनल एरर। ओके। तो ये हमने देखी।
अब हम आ जाते हैं सिस्टमैटिक एरर, हमने पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर सिस्टमैटिकली हो रहा था, रैंडम एरर जो है वो रैंडमली हो जा रहा है, इर्रेगुलरली, रैंडमली, हम नहीं पता कर सकते। तो इसका एक एग्जांपल है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, तो लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? सबसे पहली बात, लीस्ट काउंट एरर का मतलब ये होता है द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। आपको एक सिंपल सा मतलब बता दूं लीस्ट काउंट एरर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन ही उसका लीस्ट काउंट एरर है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन ही उसका लीस्ट काउंट एरर है, उसका लीस्ट काउंट एरर है। जैसे मान लो लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट एरर तो कम से कम आप मेजर कर सकते हो इज रिजोल्यूशन। लीस्ट काउंट एरर मतलब कम से कम आप कितनी गलती कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू ऑफ एरर इज लीस्ट काउंट एरर। जैसे मान लो मीटर स्केल की रिजोल्यूशन कितनी है 1 mm, 1 mm, छोटे से छोटा 1 mm तक मीटर स्केल मेजर कर सकता है। मीटर स्केल छोटे से छोटा कितना मेजर कर सकता है? 1 mm तक का मेजर कर सकता है, ठीक है। ओके, सो वो जितना छोटे से छोटा मेजर कर सकता है उतनी छोटी से छोटी वो गलती भी कर सकता है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट एरर क्या है, तो मैं कहूँगा 1 mm। उसी तरह एक वर्नियर स्केल आती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। उसका जो रिजोल्यूशन है वो 0.1 mm का है। इसका मतलब वो छोटे से छोटा कितना मेज़र कर सकता है? 0.1 mm का। तो वर्नियर स्केल छोटे से छोटा रिजोल्यूशन इतना मेज़र कर सकता है, तो उसका लीस्ट काउंट एरर क्या है? वो छोटे से छोटी कितनी की गलती कर सकता है? 0.1। तो 1 mm मीटर स्केल का लीस्ट काउंट एरर 1 mm, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट एरर 0.1 mm, स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट एरर क्या है? 0.01 mm, ओके, मिलीमीटर। So, least count error belongs to the category of random errors mainly, but within a limited site it occurs with both systematic and देखो, least count error is a kind of random error, mainly ये random error ही है। least count error एक random error ही है, but ये कभी कभी systematically भी काम कर जाता है, तो ये limited size में ये systematic error के अंदर भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट एरर एक सिस्टमैटिक और एक रैंडम दोनों ही तरह का एरर है, लेकिन ये मेनली जो है ये एक रैंडम एरर है, बट ये दोनों तरह का एरर भी हो सकता है। चलो अब हम आ जा रहे हैं हमारे मेन पार्ट ऑफ अ चैप्टर, जहाँ से क्वेश्चन खूब आएंगे और एक क्वेश्चन तो नीट में डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है। सो हम आते हैं नेचर ऑफ एरर्स पे। तो एरर के अगर हम नेचर्स देखें तो 3 तरह के नेचर्स होते हैं एरर के। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर, और एक होता है हमारे पास परसेंटेज एरर, ठीक है। सो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? सो हम एक एक से बात करते हैं, एब्सोल्यूट एरर की, रिलेटिव एरर की और परसेंटेज एरर की। देखो, आम जिंदगी का जो उदाहरण है वही मैं आपको दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5 किलो की मेरे पास शुगर है। कितने किलो की शुगर है मेरे पास? मेरे पास 5 किलो की शुगर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? मेरे पास 5 किलो की शुगर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने उसको एक वेट, जो मशीन आती है जो वेट गिनती है, उसमें मैंने रखा और उसमें आंसर आया मेरा 4.5 किलो। तो उस मशीन में कौन सा एरर है? नेगेटिव एरर है, उसमें नेगेटिव 0 एरर है, ठीक है। चलो ये तो बात ठीक है, वो कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए। मैंने क्या कहा, मेरे पास 5 किलो की शुगर है, मैंने उसको वेट मशीन में रखा और उसमें आया 4.5 किलो। सो एब्सोल्यूट एरर क्या कहते हैं? व्हाट एब्सोल्यूट एरर टेल्स? एब्सोल्यूट एरर क्या कहते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ, छोड़ो डेफिनेशन बाद में। एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये रियल वैल्यू से जो मेजर्ड वैल्यू है इसका जो डिफरेंस है वो है एब्सोल्यूट एरर।
जैसे मेरे को पूछ लिया कि इस केस में एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो रियल वैल्यू थी 5 किलो, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 4.5 किलो, तो हमारे पास डिफरेंस कितने का आ गया 0.5। और एब्सोल्यूट एरर का मतलब आप हमेशा मैग्नीट्यूड लोगे, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर के केस में आप हमेशा मैग्नीट्यूड कंसिडर करोगे, मैग्नीट्यूड। मान लो अगर आपको पूछते थे 5 किलो की शुगर है और मेजर्ड वैल्यू 4.5 किलो नहीं है, 5.5 किलो है, तो आपका एब्सोल्यूट एरर जो है 0.5 है, और इस केस में भी 0.5 ही है। मतलब जैसे रियल वैल्यू आ जाती थी 5, मेजर्ड वैल्यू आ जाती थी 5.5, तो आंसर देखा जाए तो -0.5 होना चाहिए। लेकिन एब्सोल्यूट एरर अगर आपको कोई पूछे तो हम इसका मैग्नीट्यूड बोले तो उसका नंबर बताएंगे, डेट इज 0.5। ओके, तो आप एब्सोल्यूट एरर समझ गए। एब्सोल्यूट एरर मतलब ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस। तो आ जाते डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। The magnitude of difference between the individual measurement and the true value of the quantity is called absolute error of the measurement। प्रैक्टिकली आपको मैंने बता दिया, मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दिया, एब्सोल्यूट एरर का मतलब आपको समझ गया। अब हम आ जाते हैं रिलेटिव एरर पे। रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है? रिलेटिवली आप कितना एरर कर रहे हो। जैसे मान लो जैसे इसका एग्जांपल है, हमारा एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी आ गई। एब्सोल्यूट एरर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, तो इसकी वैल्यू आ गई इतनी। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू, दैट इज व्हाट इज रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू इज रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर इस केस में क्या था? 0.5। रियल वैल्यू की क्या थी? 5 किलो शुगर, तो 5, तो 0.5 का इससे जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 0.1। क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा 0.1। हो गया रिलेटिव एरर। अच्छा, परसेंटेज एरर क्या? परसेंटेज एरर है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट इज परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज व्हाट इज परसेंटेज एरर। समझ गया परसेंटेज एरर क्या? जैसे मान लो रिलेटिव एरर की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आई थी, हमारे पास रिलेटिव एरर की जो वैल्यू आई थी वो थी हमारे पास 0.1। कितनी थी? 0.1 थी। तो हमने क्या किया, हमारे रिलेटिव एरर को 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई किया। ये देखो, ये हमारी रिलेटिव एरर है, हमने इसको क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 10%। क्या आंसर आ गया? 10%। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। तो हमने तीनों पढ़ लिया। एब्सोल्यूट एरर मतलब तो वो डिफरेंस, रिलेटिव एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू, परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर में जब आप 100 मल्टीप्लाई करते हो। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे, जो हमारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हम उस पर आ जाते हैं। 2.7 जो हमारी एग्जाम्पल उस पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल 2.7 पे। ठीक है, एग्जाम्पल 2.7 क्या कह रहा है? ये हमारा एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज, इफ वी मेजर्ड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन अ सक्सेसिव मेजरमेंट, द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है दैट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, आराम से आ जाएगा,
रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ठीक है। सो हमें सबसे पहले रियल वैल्यू हमें दे के नहीं रखी, हमें ट्रू वैल्यू नहीं है, हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू को कैसे निकालोगे? जितने भी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है ना, ये जितने भी मेजर्ड वैल्यू है इनका आप मीन ले लो, इनको ऐड करो और इनका मीन ले लो। जैसे ये कितनी रीडिंग्स है, 1 2 3 4 5, हमने 5 टाइम्स जो है मेजरमेंट किए, तो इन सबको ऐड करो और डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो हमारे पास ट्रू वैल्यू निकल के आ जाएंगी 2.642 सेकेंड। अब मैंने आपको जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की क्लास कराया था, उसमें मैंने आपको 2 रूल पढ़ाए थे, एडिशन का रूल और एक मल्टीप्लिकेशन का रूल। जब भी आप ऐड करते हो तो आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद किसके पास सबसे कम डिजिट्स हो। जैसे इस वाले केस में डेसिमल के बाद दो डिजिट है, देयर आर 2 डिजिट्स, इसके पास भी 2 डिजिट है, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, और हमारा आंसर क्या आ रहा है? डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 2.624 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, हमें चाहिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो, तो आप क्या करोगे? राउंड ऑफ कर लोगे। अब मैंने आपको राउंड ऑफ करना सिखाया है। सो 4 क्या है? 4 इज़ मोर देन 5 और लेस देन 5, तो ये सिंपली हट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2.62, ठीक है। राउंड ऑफ मैंने आपको बताया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 1 देख लो जाके, पता चल जाएगा, वहाँ मैंने राउंड ऑफ करना आपको सिखाया है कि नहीं। और मैंने पार्ट 1 में भी इस चैप्टर की शायद मैंने कराया कि आपको 1 सेकेंड ना, मैंने आपको राउंड ऑफ करना सिखाया है क्या? अच्छा, ओके, मैं आपको राउंड ऑफ करना सिखाने वाला हूँ फिज़िक्स में, इसी चैप्टर में पार्ट 3 में। वो चीज़ मैं आपको पार्ट 3 में कराऊंगा कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, बट मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी कराया है ये। सो राउंड ऑफ अगर आपको आता होगा तो आप इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट वाले फॉर्म में लिख दीजिए। जिसके पास लीस्ट डिजिट्स हो डेसिमल के बाद, वो ही कंसिडरेशन में लिया जाता है, ठीक है। तो 2.62 में करा। एज द पीरियड आर मेजर्ड टू अ रिजोल्यूशन ऑफ 0.01, है कि नहीं? रिजोल्यूशन कितनी इनकी? 0.01 की रिजोल्यूशन है। ऑल टाइम्स आर टू द सेकेंड डेसिमल, सब सेकेंड डेसिमल में। इट इज़ प्रॉपर टू पुट दिस मीन पीरियड ऑल्सो टू द सेकेंड डेसिमल, तो जो हमारा मीन पीरियड है वो भी सेकेंड डेसिमल में आना चाहिए। तो हमारे पास हमें मिल क्या गई अभी? हमें मिल क्या गई है? ये हो गई हमारी ट्रू वैल्यू। क्या हो गई है हमारी? ये हो गई हमारी ट्रू वैल्यू। ये क्या हो गई हमारी? ट्रू वैल्यू, ओके। ये हो गई हमारे पास ट्रू वैल्यू। अब आप क्या करो, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, या मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, कुछ भी कर लो, हमें मैग्नीट्यूड लेना है, हमें ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस लेना है, ठीक है। सो हमारे पास ट्रू वैल्यू हो गई 2.62, है कि नहीं? और मेजर्ड वैल्यू जो हमारी 5 थी एक्सपेरिमेंटल, तो पहले वाले केस में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या हुआ? ये हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, फिर 2 पे आए हम, फिर 3 पे आए, फिर 4 पे आए, फिर 5 पे आए, है कि नहीं? और सबकी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल ली। ये सब क्या है हमारे पास? एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस। ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। सो डोंट नीड टू वरी, इन ईच केस, ओके। अब हमें एब्सोल्यूट एरर पता चल गई पर्टिकुलर केस की, बट हमें एक ही आंसर देना है, हमें मीन एब्सोल्यूट एरर लेना पड़ेगा। मतलब क्या? इन सब जो हमारी एब्सोल्यूट एरर आई है पर्टिकुलर मेजरमेंट की, इन सब का मीन ले लो। तो क्या करो, सबको ऐड कर दो। सब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, तो सबके मैग्नीट्यूड को आप ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0.11 सेकेंड, ठीक है। अब हो गया, तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? ये क्या हो गई हमारे पास? ये हो गई हमारे पास एब्सोल्यूट एरर टाइम पीरियड की।
एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या हो गई हमारे पास ट्रू वैल्यू। तो इसको आप लिखोगे कैसे, टाइम पीरियड को आप लिखोगे कैसे कि टाइम पीरियड है क्या। टाइम पीरियड को आप कुछ इस फॉर्मेट में लिखोगे। किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आप टाइम पीरियड को लिखोगे। इसमें ये क्या है हमारे पास, ट्रू वैल्यू, ये क्या हो गई हमारे पास ट्रू वैल्यू, और ये क्या हो गई हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। ये हो गई हमारे पास ट्रू वैल्यू, ये क्या हो गई हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। ओके, चलो सो हम ये स्टेटमेंट पढ़ लेते। दैट मीन्स द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इतना। टाइम पीरियड को आप इस तरह से डिनोट करोगे, प्लस माइनस इतने का एरर आ सकता है ट्रू वैल्यू से आपकी मेजर्ड वैल्यू का। दैट इज इट लाइज बिटवीन 2.62 टू 0.11 एंड 2.62 माइनस 0.11, प्लस माइनस में जो है हमारी वैल्यू आएंगी, और बिटवीन 2.73 एंड 2.51। जब हम इसे ऐड करेंगे तो 2.73, इसे माइनस करोगे तो 2.51, इसके बीच में जो है हमारा आंसर आएगा। एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज 0.11, देयर इज ऑलरेडी एन एरर इन द टेंथ ऑफ अ सेकेंड, हैंस देयर इज नो पॉइंट इन अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। जैसे मान लो, क्या बोल रही है, as the arithmetic mean of all is 0, there is already an error in the 10th of a second. Okay, hence there is no point in a given period of time to the 100. A more correct way will be to write it as like that. मतलब कि जो हमारा आंसर आ रहा है, वो आंसर जो हमारा आ रहा है, जो आंसर आ रहा है हमारा, उसका जो करेक्ट वे है वो इस तरह से लिखना है। ओके, सो अगर हम हमारे रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज एरर का। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या है 0.1, लिख दिया 0.1। अच्छा, रियल वैल्यू क्या है 2.6, तो मैंने लिख दिया 2.6। तो हमारे पास परसेंटेज एरर क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 4% जो है हमारे पास आंसर है। ओके, 4% जो है हमारे पास आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझा होगा तो एक बार रिपीट पे देख लीजिए। ओके, अब हम आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे, एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस। एरर किस तरह से निकालोगे, देखो, जब आप दो वैल्यूज को सम कर रहे हो, दो वैल्यूज को सम कर रहे हो मतलब क्या, जब आप दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हो, तो तब क्या होता है, जब आप दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हो या दो वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो रूल ये है कि उनके जो एब्सोल्यूट एरर है वो ऐड होंगे। सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों के केस में एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होंगे। क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होंगे। व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड, द एब्सोल्यूट एरर आर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। C इज इक्वल टू A प्लस B का मतलब, अगर हम एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिखें तो एब्सोल्यूट एरर इन C इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन A प्लस एब्सोल्यूट एरर इन C। अगर मैं कहूँ इस केस में एब्सोल्यूट एरर इन C क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन C इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन A एब्सोल्यूट एरर इन B। ओके, ये तो हमने एडिशन के केस में देखा। अगर वही चीज़ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा तो क्या ऐड होगा, क्या एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा, नहीं। जब भी आप दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे या दो वैल्यूज़ को डिवाइड करोगे तो उनके रिलेटिव एरर्स जो है वो ऐड होंगे। क्या होगी, रिलेटिव एरर ऐड होंगे, एब्सोल्यूट एरर नहीं। सो द रूल इज व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाई और डिवाइड, the relative error in the result is the sum of
रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो मतलब सादी भाषा में जब आप मल्टीप्लाई करते हो दो वैल्यूज़ को, जब आप डिवाइड करते हो, अगर मैं कहूँ रिलेटिव एरर इन सी क्या होगा इस केस में, सो रिलेटिव एरर इन सी इन दिस केस इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। अगर मैं इस केस में बात करूँ, अगर मैं पूछूँ आपसे रिलेटिव एरर इन सी क्या होगा, रिलेटिव एरर इन सी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। द क्वेश्चन इज दैट एग्जाम्पल 2.8 में दिया है दैट द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज इज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर दिस एंड दिस। हमने दो थर्मामीटर से जो है टेम्परेचर को देखा और हमारी वैल्यूज़ आ रही है ये। इसका मतलब क्या है एब्सोल्यूट एरर, इसका मतलब क्या है रियल वैल्यू, इसका मतलब क्या है एब्सोल्यूट एरर, इसका मतलब क्या है रियल वैल्यू। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर इन दैट। तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, मतलब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करो, आप इन दोनों वैल्यूज़ को सब्सट्रैक्ट कर दो। 50 में से 20 गया तो बचा 30, बट 0.5 माइनस 0.5 तो नहीं होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर तो हमेशा ऐड हो गए, चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो। तो 0.5 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा जो है आंसर कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, हमारा आंसर जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। 10 तक आप सब पढ़ते हो, बट फिर भी कुछ लोगों को नहीं आता है, तो एक बार मैं आपको तुरंत रिवाइज करा लेता हूँ कि वो चीज़ क्या है रेजिस्टेंस के बारे में। देखो, जो रेजिस्टेंस होता है, हमें पता है रेजिस्टर्स क्या होते हैं। रेजिस्टर वो होते हैं जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, सो कंडक्टेंस ऑफ अ करंट को रोकते हैं। तो ये जो रेजिस्टर्स होते हैं ना, ये सर्किट में अलग अलग तरह से अरेंज होते हैं। ये जो रेजिस्टर्स होते हैं ये सर्किट में अलग अलग तरह से अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह से अरेंज्ड होते हैं। सो हो सकता है रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज़ में अरेंज हो। सीरीज़ में बोले तो एक रजिस्टर एक रजिस्टर एक रजिस्टर एक रजिस्टर लाइन से हो। कैसे हो? लाइन से हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? हो सकता है वो रजिस्टर पैरेलल में हो, एक रजिस्टर दूसरा रजिस्टर तीसरा रजिस्टर, ऐसा पैरेलल में, एक दूसरे के पैरेलल में। और सीरीज में मतलब रजिस्टर 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 लाइन में हो, है कि नहीं? सो दो कंडीशन हो सकती है, एक तो हो सकती है सीरीज वाली कंडीशन और एक हो सकती है पैरेलल वाली कंडीशन। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इस ओवरऑल सर्किट में रेजिस्टेंस क्या है, इस ओवरऑल रेजिस्टेंस में, इस ओवरऑल सर्किट में रेजिस्टेंस क्या है, अगर मुझे कोई पूछे कि इस वाले केस में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है, सो मैं किस तरह से बताऊंगा? देखो बहुत आसान है। अगर सीरीज के केस में अगर मुझे कोई पूछे तो मैं अगर पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर मुझे कोई पूछे, ये मेरे पास रेजिस्टर 1 है, ये रेजिस्टर 2 है, इस रेजिस्टर 1 की रेजिस्टेंस R1 है, इस रेजिस्टर 2 की रेजिस्टेंस R2 है। मुझे पूछा गया है कि इस कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस क्या है कि नहीं? मुझे अगर कोई पूछा है कि इस कॉम्बिनेशन की, इस सर्किट की रेजिस्टेंस क्या है जहाँ पे रेजिस्टर्स सीरीज में अरेंज्ड हो, सो मैं कहूँगा R कॉम्बिनेशन इन सीरीज, मैं कहूँगा R कॉम्बिनेशन इन सीरीज, RCS से मैं डिनोट करता हूँ। R कॉम्बिनेशन इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बहुत इजी। ये क्या है? व्हाट इट इज
resistance, it is a combined resistance of combination, मतलब ये पूरा ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इन सीरीज, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन इन सीरीज। अब पैरेलल के केस में क्या होगा, पैरेलल के केस में आर कॉम्बिनेशन इन पैरेलल को मैं आरसीपी से डिनोट करता हूँ। आरसीपी क्या है, आर कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, तो आर कॉम्बिनेशन मतलब रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, है कि नहीं। सो इट इज इक्वल टू, ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे, आप क्या करो, आप जो है 1 डिवाइडेड बाय आर सी पी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। रेजिस्टर 1 की रेजिस्टेंस, रेजिस्टर 2 की रेजिस्टेंस, तो इस तरह से जो है हम जो है रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन इन अ पैरेलल जो है हम कैलकुलेट करते हैं। ये आप समझ गए, इसको ज़रा खोल लेते हैं। सो जब हम कैलकुलेट करते हैं आर कॉम्बिनेशन इन पैरेलल को, सो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इसको जब आप सॉल्व करोगे, जब आप इसको फुर्सत से सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा। अब ये कैसे आएगा, देखो जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, R1 इधर जाएगा, R2 इधर जाएगा, R1 प्लस R2 हो गया, और ये R1 मल्टीप्लाई बाय R2। अब आपने रेसिप्रोकल किया, मतलब ऐसे उल्टा किया, तो RCP इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। 10th सब पढ़े, सबको आता होगा ये, ठीक है। ये जो R1 प्लस R2 है, ये क्या है भैया, ये क्या है, ये जो R1 प्लस R2 है ये क्या है, कॉम्बिनेशन इन सीरीज। सो हम लिख देते हैं RCP इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय RCS। सो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया कॉम्बिनेशन इन सीरीज, ये हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन इन सीरीज, और ये क्या हो गया हमारे पास, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन इन सीरीज, इस तरह से निकालते। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। मैंने आपको समझा दिया क्या होता है क्या नहीं। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है भैया, क्वेश्चन कहता है द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। 10 तक सबने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर। सो R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I हम कह सकते हैं, हाँ हम कह सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं दैट R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट। अब हमें पूछा क्या है, फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन आर। जब भी दो चीज़ें डिवाइड होती है तो क्या होता है, रिलेटिव एरर ऐड होते हैं। सो रिलेटिव एरर ऑफ आर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन वी प्लस रिलेटिव एरर इन आई। कह सकते हैं, हाँ भाई कह सकते हैं। सो रिलेटिव एरर इन आर निकाल लो पहले तो। रिलेटिव एरर इन आर को जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो डेल्टा वी की वैल्यू क्या है 5, अच्छा वी की वैल्यू क्या है 100 प्लस आई, डेल्टा आई की वैल्यू क्या है 0.2 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू क्या है 10। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा 0.05 रिलेटिव एरर इन वी डिवाइडेड बाय रिलेटिव एरर इन आई इज 0.02। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.7।
ये आ गया हमारे पास रिलेटिव एरर इन आर। लेकिन क्या हमसे रिलेटिव एरर पूछा गया है? नहीं, हमसे परसेंटेज एरर पूछा गया है। तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। सो रिलेटिव एरर में जब आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे सो क्या होगा, 0.07 मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर वुड बी 7%। आ गया हमारा आंसर। सो इस तरह से जो है हम कैलकुलेट करेंगे। ओके समझ गए आप लोग? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2.10। अब जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, ये सीरीज और पैरेलल वाला, ये यहाँ पे काम आएगा इस वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। क्वेश्चन ये देके रखा है दैट 2 रजिस्टर्स है R1 और R2 जिनके रियल वैल्यू की वैल्यू 100 और 200 है और एब्सोल्यूट एरर 3 और 4 है, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन आपसे पूछा गया है। RCS और RCP आपसे पूछा गया है, मतलब रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन व्हेन इट इज अरेंज्ड इन सीरीज, रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन व्हेन इट इज अरेंज्ड इन पैरेलल वे। और हमें क्या पूछा गया है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिलेशन देके रखा गया है, ये होता है 1/R1। R डैश क्या है, R डैश इज अ कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, R क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन इन सीरीज, ठीक है। सो हम R डैश और उसके फॉर्म में लिखेंगे। सो सबसे पहले हमें पूछा गया है सीरीज के केस में R की वैल्यू क्या है, हमें R की वैल्यू पूछी गई है। सो निकाल लो R की वैल्यू, बहुत ईजी है। सो R इज इक्वल टू, ए वाले केस में हम पढ़ रहे हैं, ए वाले केस में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R क्या होगा हमारे पास, R क्या होगा हमारे पास, 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300। बट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है, मतलब पूरा फॉर्म पूछा गया है, मतलब उसका जो रियल वैल्यू है वो रियल वैल्यू तो आ गई हमारे पास R की, कितनी है 300, बट एब्सोल्यूट एरर भी पूछा गया है कि नहीं, एब्सोल्यूट एरर। तो एडिशन के केस में एब्सोल्यूट एरर ऐड होते कि रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर ऐड होते हैं, कभी में माइनस नहीं होंगे, हमेशा ऐड ही होंगे, राइट। सो जो हमारा R इक्विवेलेंट है इन अ सीरीज, इट इज इक्वल टू 300 प्लस माइनस 7। अब ये 7 कैसा आया, ये जो 3 है और ये जो 4 है इसे हमने ऐड करा एब्सोल्यूट एरर को, तो ये आ गया इतना। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज जो है वो आया ऐसे। सो हमारा फाइनल आंसर हो गया ये। चलो इसको बक्से में डाल देते भैया। चलो अब हमसे पूछा गया है बी पॉइंट में पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। सो बी वाले केस में क्या होगा, R डैश क्या है, सो 1/R डैश, R डैश से डिनोट क्या है, R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। अच्छा 1/R डैश क्या है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू कितनी है 100 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 200, ठीक है। सो R डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, R डैश इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 300। जब आप कैलकुलेट करोगे सो 200 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 66.7। R डैश की वैल्यू हमें आ गई, बट हमसे R डैश थोड़ी पूछा गया, हमसे R डैश इक्विवेलेंट पूछा गया है।
सो 66.7 प्लस माइनस क्या होगा, अब रिलेटिव एरर, तो सबसे पहले हम रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं, है कि नहीं। अब हमें पता है क्या कि जो आर डैश है उसकी वैल्यू कितनी है, इतनी 66.7, ठीक है। अब हमें जो है इस केस में क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर को ऐड करना पड़ेगा। देखो इसको जब आप पुट करते हो तो आर डैश निकल के क्या आता है, देखो थोड़ा सा ना मैं इसको आपको और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको अगर आपको समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है उनको थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा। आर डैश इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय RCS, है कि नहीं, या R लिख दो। R कैसा होगा, देखो R1 प्लस R2 क्या होगा, ये R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 क्या था, R पुट कर दिया हमने, ये समझ गया आपको। फिर हमने कैलकुलेट करके तो ये निकाल लिया, ये तो आप कर लोगे, ये तो मुझे पता है आप कर लोगे, और ये ना बहुत मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है एब्सोल्यूट एरर निकालना है पैरेलल के केस में। तो कैसे निकालोगे, रिलेटिव एरर ऐड करके। सो रिलेटिव एरर आर डैश डिवाइडेड बाय आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एब्सोल्यूट एरर इन R1, सॉरी रिलेटिव एरर इन R1 प्लस रिलेटिव एरर इन R2 प्लस रिलेटिव एरर इन कॉम्बिनेशन, रिलेटिव एरर इन कॉम्बिनेशन। अच्छा, सबकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। हमें ये चाहिए डेल्टा आर डैश चाहिए ना, सो आर डैश की वैल्यू क्या आ गई 66.7, है कि नहीं। इट इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 100। R1 के केस में एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या है 3 है, और ये 100, ये 4। R2 एब्सोल्यूट एरर इन R2 इज 4, ये आ गया हमारे पास 200 प्लस इसके कॉम्बिनेशन सीरीज़ वाले केस में एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ गई 7 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू क्या हो गई 300, ठीक है। सो जब आप सॉल्व करोगे R डैश इज इक्वल टू 66.7 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। 200 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100। सो R डैश इज इक्वल टू 66.7, इट इज़ इक्वल टू, आप 1/100 को कॉमन ले लो और 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 को ऐड कर दो। सो R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, R डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.8। सो अगर हमें पूछे R डैश क्या है, R डैश जो है इक्विवेलेंट फॉर्म में कोई पूछे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओहम। ये क्या हुआ हमारे पास पैरेलल वाले केस में, ठीक है। अब ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया क्या है प्रॉब्लम। अब आप क्या करो, अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप फिर से देख लो, एक बार समझ नहीं आएगा, 2 बार समझ नहीं आएगा, तीसरे बार आपको ज़रूर समझ में आएगा। आई होप आपको ये समझ आया ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पहला रूल देख लिया, दूसरा रूल देख लिया। पहला रूल क्या था, फटाक से रिवाइज करते हैं। पहला रूल क्या था, एरर इन, जब एरर्स
जब कोई दो चीज़ें ऐड हो रही है तो उनके एब्सोल्यूट एरर ऐड हो गए, जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही है तो उनके रिलेटिव एरर ऐड हो गए। अब तीसरा केस क्या है, जब किसी की वैल्यू की एक्सपोनेंट के इक्वल हो, तो जब आप उनके जो रिलेटिव एरर है उसमें जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, एक्सपोनेंट जो है वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो आपको मैं एक केस बताता हूँ, जैसे z इज इक्वल टू a टू द पावर 4 b टू द पावर 3 प्लस c d टू द पावर 3/2। मतलब ये कैसा दिया हुआ है मैं आपको समझाता हूँ, है कि नहीं। z इज इक्वल टू a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3। अरे यार एक सेकेंड ना, b की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय c मल्टीप्लाई बाय d की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। ये केस है। तो जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है तो क्या होगा, उनके रिलेटिव एरर ऐड हो गए। सो अगर मुझसे कोई पूछे रिलेटिव एरर इन z क्या है, सो रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू z डिवाइड रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b प्लस रिलेटिव एरर इन c प्लस रिलेटिव एरर इन d। ठीक है, इनके रिलेटिव एरर ऐड हो गए जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है, बट इनके ऊपर कुछ पावर है, एक्सपोनेंट के ऊपर पावर है। तो ये जो पावर है इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिखता हूँ, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई होगी। जैसे b के ऊपर 1/3 है तो 1/3 जो है मल्टीप्लाई होगा, c के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 2 जो है 3 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो। तो रूल नंबर सी क्या है, द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटीज रेज टू द पावर k इज k टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटी। ठीक है, मैंने आपको यहाँ समझा दिया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारी क्लास हम एंड कर देंगे। देखो क्वेश्चन क्या देके रखा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन आपको सिंपल पेंडुलम का ही देके रखा है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू इतना। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप SHM वगैरह में पढ़ोगे। फॉर्मूला क्या है, कहाँ से आपको नहीं जानना, आपको क्या लगाना है, आपका जो है रिलेटिव एरर वगैरह का केस। t इज इक्वल टू 2π मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g। t इज इक्वल टू 2π मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g। ठीक है, जो ट्रू वैल्यू है ना, मेजर्ड वैल्यू ऑफ l इज 20.0 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। अच्छा, मेजर्ड वैल्यू मतलब इसका मतलब है यहाँ ये ट्रू वैल्यू है, l की ट्रू वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसका एब्सोल्यूट एरर क्या है 1 mm, इसकी एक्यूरेसी जो है 1 mm की, ये क्या है इसका एब्सोल्यूट एरर। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंडेड टू बी 90 सेकेंड। 90 सेकेंड जो है ये है। यूजिंग द wrist वॉच ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ 1 सेकेंड, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन जी। एक्यूरेसी मतलब परसेंटेज एरर पूछा गया है, एक्यूरेसी मतलब परसेंटेज एरर इन जी पूछा गया है। सो t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई जी। सो थोड़ा g को हम खोल देते, हम क्या करते, हम स्क्वायर कर देते।
सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर सॉरी 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर का 2 स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर अंडर रूट में आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा L डिवाइडेड बाय G. सो G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, है कि नहीं, टी स्क्वायर. अब आपको क्वेश्चन में क्या दे के रखा है हम उस पर आते हैं थोड़ा. इसको हम नीचे खींच लेते, इसको बोलते इधर आ बेटा, हाँ ये आ गया, रुक इधर जा इसको बोलेंगे. ओके, इसको हमने इधर भेज दिया. हमें क्वेश्चन में क्या दे के रखा है लेंथ के बारे में, दैट जो हमारी L है ना, जो L है वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर. तो इसको आप सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर दो. इट इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2 इक्वल टू 0.2. ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ मैं, इरिटेट कर रहा हूँ मुझे. ये मैंने साइड में आपको बॉक्स बना दिया उसका, है कि नहीं. जी को आप किस तरह से लिखोगे, क्वेश्चन में क्या लिखा है हम वो देख रहे हैं. और डेल्टा एल की वैल्यू क्या है, डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 mm. 1 mm को मीटर में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर. ये भी क्या हो गया, मीटर में आ गया हमारे पास आंसर. अभी हमें क्या निकालना है, एक्यूरेसी इन जी. एक्यूरेसी निकालना है मतलब आपको परसेंटेज एरर निकालना है, ये पूछ रहा है. सो निकाल लो परसेंटेज एरर. सो परसेंटेज एरर और टाइम पीरियड के बारे में क्या लिखा है, देखो टाइम पीरियड के बारे में लिखा है दैट जो टी की वैल्यू है, टी इज इक्वल टू 90 सेकेंड्स. टी इज इक्वल टू 90 सेकेंड. और जो रिस्ट ब्रॉच का रिजोल्यूशन है 1 सेकेंड, वो क्या हो गया उसका एब्सोल्यूट एरर. जो उसका जो रिजोल्यूशन है वही उसका एब्सोल्यूट एरर है 1 सेकेंड. ठीक है, सो हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन टाइम. सो इट इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन जी क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा. ठीक है, परसेंटेज एरर इन जी क्या होगा, परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू डेल्टा एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डेल्टा एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 टू द पावर -3. 10 टू द पावर -3 को आप क्या लिख सकते हो. सो हम डेल्टा आर को, डेल्टा एल को कैसे लिखेंगे, 0.001. एल की वैल्यू क्या है हमारे पास है 0.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2. रुको थोड़ा सा हम इसे छोटा कर देते हैं, राइट. ओ 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी की वैल्यू कितनी थी 1 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100. सो परसेंटेज एरर इन जी क्या होगा, इट इज इक्वल टू हाफ प्लस 20 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 2.7%. सो परसेंटेज एरर इन जी इज एक्यूरेसी इन जी. सो एक्यूरेसी इन जी क्या हो गई हमारे पास, एक्यूरेसी इन जी हो गई 2.7%. समझ गए. अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है अब आपको जो क्या करना है 5 टाइम रिवाइज करना है. 5 टाइम में क्यों बोलता हूँ 5 या उससे ज़्यादा, क्योंकि आपको समझ सब आ गया है, बट चीज़ें जो है आपको सबकॉन्शियस
माइंड पे लेके जानी, मतलब सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में आपको चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। आपकी चीज़ें अभी आपको बस समझ गई है, बट आपको जो है उससे लॉन्ग टाइम तक रिटेन करना है। आज आप ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो 1 साल बाद अभी आपका एग्ज़ाम, 1 साल भी नहीं 8 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, 6-8 महीने बाद। तो ये चीज़ें जो है आपको उस टाइम पे क्लिक करें, उसके लिए आपको इसे रिवाइज़ अभी ये वीडियो एंड होने के बाद आपको रिवाइज़ करना है, या फिर एक बार रिवाइज़ करो, खाना वाना खा लो, फिर और 2-4 बार रिवाइज़ करो, कल तक रिवाइज़ करते ही जाओ, पार्ट 1 को भी और पार्ट 2 को भी, है कि नहीं। ये रिवीजन हो जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो पॉइंट नहीं समझ आ रहा है उस पर टाइम स्टैम्प लगा के उस पॉइंट को रिपीट करिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए। और मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। सो आपका काम क्या है, कमेंट करना। लाइक मत करो, नहीं लाइक करे भी तो चलता है, बट कमेंट प्लीज़ करो, उससे मुझे पता चलता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। सो आप कमेंट करोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। नहीं समझ आई है तो आप शायद ये फर्स्ट टाइम अगर आप ये समझ रहे हो ये चैप्टर, तो इसे समझना डिफ़िकल्ट है, बट जब आपने ये ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा है, बट आप इस लेक्चर को एक रिवीजन के थ्रू जो है आप रिवाइज कर रहे हो, तो आपको ये फटाफट समझ आ गया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।